नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया है ताल ठोके का। आज रविवार का दिन है। आमतौर पर मैं ताल ठोके आज नहीं कर पाता हूं, लेकिन विशेष परिस्थितियां थी। लगा कि आज आपसे बात करना बहुत जरूरी है, खासकर हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद। देखिए, ऐसा कोई सवाल नहीं था जो बहुत ही अनयूजुअल था, जो नहीं पूछा गया। आपने भी, आपके जहन में भी ऐसे सवाल होते हैं। बतौर पत्रकार ही हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो सवाल आपके जहन में हो वो सवाल पूछे जाने चाहिए सत्ताधीशों से या जो लोग टॉप पोजीशंस पर हैं। बस वही सवाल थे जो हम लोग आमतौर पर ड्राइंग रूम में जब हम घर में बैठते हैं हम दोस्तों से बात करते हैं, तो वही सवाल थे जो आपके जहन में थे। बहुत ही सामान्य सवाल थे, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल थे जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा। बस इसमें अलग ये था, ये सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे। हम लोग अक्सर जब पत्रकारिता में जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं, जब हम बात करते हैं, तो जहन में सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वो सवाल पूछे कितने जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। हर कोई कहता है कि सेकुलरिज्म होता क्या है। ये सेकुलरिज्म इतना घिसा पिटा शब्द है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, राजनीतिक दुरुपयोग आज तक हुआ। सेकुलरिज्म, हिंदू आतंकवाद, सेकुलरिज्म। महाराष्ट्र में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हो जाए, उस पर चुप्पी, सेकुलरिज्म। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, सेकुलरिज्म। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, सेकुलरिज्म। राम मंदिर की बात करना, कम्युनलिज्म। ट्रिपल तलाक खत्म करने की, तलाक बिद्दत खत्म करने की बात करना, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिक हो जाते हैं आप अचानक से। सीए की बात करना, आप कम्युनल, आप पर टैग लग जाता है। तो ये परिभाषा क्या है, ये सेकुलरिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है? क्योंकि हामिद अंसारी की जब मेरे हाथ में किताब आई, जब मैंने किताब को पढ़ा, मैंने उसके मुख्य अंश जब देखे, उसमें लिखा गया कि देश में सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी से खत्म हो चुका है। तो मेरे जहन में कई सवाल आए। हामिद अंसारी जो एक तरीके से ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उनको 2014 के बाद हुई क्या? भाई 2007 से 2017 तक वो उपराष्ट्रपति रहे, तो क्या 14 के बाद सेकुलरिज्म खतरे में आया? 7 से 14 तक, 2007 से 2014 तक क्या सेकुलरिज्म सुरक्षित था, या परिभाषा अलग होती है? मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आज एक चीज साफ करना चाहता हूं। बतौर पत्रकार ये बहुत ही मुश्किल चॉइस होती है कि आप ताल ठोक के आप अपनी बात कह पाएं। जब इस तरह के सवाल हम पूछते हैं तो धमकियां मिलती हैं, आरोप लगाए जाते हैं या ट्रोल किया जाता है, लेकिन उस पर चुप हो जाना या वो सवाल ना पूछना, वो हमारी वो फिर पत्रकारिता के साथ और आप लोगों के साथ वो हम दगा करेंगे अगर वो हम सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वो सवाल पूछे। हामिद अंसारी थोड़ा उखड़े, थोड़ा नाराज हुए, बीच में इंटरव्यू कई बार छोड़ने की उन्होंने कोशिश की। मैंने उनका कहा कि आप कह दीजिए आप सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए जिम्मेदारी थी सवाल पूछना, जिम्मेदारी से सवाल पूछे। कोशिश की वो सारे सवाल जो आपके जहन में है कम से कम वो पूछो, क्योंकि हम वो सवाल, मन के सवाल नहीं, जो आपके सवाल होते हैं वो सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद हामिद अंसारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं पुस्तक का प्रचार करूंगा, उनकी किताब, जो आमतौर पर पीआर इंटरव्यूज, देखिए मीडिया में पीआर इंटरव्यूज होते हैं। किसी ने बुक लिखी तो आप बुक से जुड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे वो पास्ता नुमा सवाल की पास्ता बनता नहीं, वो वाले सवाल आप पूछें, वो सवाल नहीं। वो गोदी मीडिया 70 साल तक जो हुआ, वो 70 साल जो गोदी मीडिया का इतिहास रहा, वो नहीं। मैंने ताल ठोक के बोला कि मैं पुस्तक का प्रचार करने नहीं आया हूं। चलिए बिना लाग लपेट के डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ आलोक मेहता, पत्रकारिता में 4 दशकों का, 40 सालों का अनुभव है, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर आरती टिक्कू हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा भी मेरे साथ कई लोग मेरे साथ, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल लोगों के पास ना जाते हुए, आलोक मेहता, आपसे मेरा सवाल, जितने भी लोग इस वक्त ये डिबेट देख रहे हैं, क्या ड्यूटी होती है एक पत्रकार की कि वो जब किताब उसके हाथ में आई तो मुझे किताब से जुड़ा पीआर इंटरव्यू करना चाहिए था, या मुझे सवाल पूछने चाहिए थे कि भाई सेकुलरिज्म क्या है? कन्वीनियंस के सुविधा अनुसार सेकुलरिज्म को परिभाषित किया जाता है, या वो डिजाइनर सवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से? आलोक मेहता। अमन जी, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि निश्चित रूप से ये इंटरव्यू एक डिप्लोमेट
कम पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू था। मतलब वो राजनयिक रहे जीवन भर और ज़्यादातर वो इस्लामिक देशों में रहे हैं, ये भी आप मानेंगे। उन संस्थानों में भी रहे हैं जो उससे जुड़े हुए थे, या भारत में भी ठीक है, उनका एक अपना उस बड़े वो शिक्षा शास्त्री भी हैं, वो विद्वान हैं, मैं मानता हूँ। आप भी उनका इज्जत के साथ ही आपने बात की। सबसे बड़ी बात यह है, वो यदि राजनयिक हैं, यदि वो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, आज भी उनका सम्मान यदि है, आपने पूरे ही सवाल पूरे पत्रकारिता के एक विनम्रता और शालीनता की शैली से पूछा। देखिए, इसी इंटरव्यू को आप यदि बहुत गरज करके, जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल जवाब दीजिए, नहीं तो आप ठीक नहीं है, उस तरह के सवाल नहीं किए। इसलिए वो बार बार कोशिश जरूर उन्होंने की कि इसको बीच में आपको वो कहें कि आप आगे बात मत करिए, लेकिन आपने धैर्य रखा, आपने उसी तरह से सवाल किए जो पूछे जाने चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जिक्र उन कंट्रीज़ का किया। देखिए, पूरे जीवन में यदि आप एक ही स्कूल में या एक संस्थान में, एक महल में रहें, तो आप पूरे उसी से आबू रहते हैं। तो उनकी पुस्तक में भी, और इसे आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की पुस्तक में भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर शब्द था, इसमें भी एक्सीडेंट शब्द का जिक्र किया गया, जबकि है उनकी आत्मकथा कहाँ कहाँ उन्होंने क्या काम किया, क्या सेवाएं की देश की, विदेश में, भारत में। और उसमें धर्मनिरपेक्षता, देखिए आपने दो बिंदु, एक तो आपने शुरुआत में भी जो सवाल मोदी जी वाला भी पूछा था, चलिए उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन पहला ये जो धर्मनिरपेक्षता वाला मुद्दा है, पूरे प्रोजेक्शन में उन्होंने उस बात को बार बार वो जोर देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, सब कुछ अब गड़बड़ हो गया है, पहले नहीं था। और आपने इसीलिए जो ये सवाल उठाया कि क्या उससे पहले 2014 से पहले नहीं होता, ये इंटरव्यू चूंकि बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, वरना शायद आप, मेरा ऐसा ख्याल है, हम और आपकी वेवलेंथ काफ़ी मिलती है सवाल पूछने में, चूंकि मैं भी लड़ने के लिए बात करने नहीं जाता, कभी भी बात करना हो, और मैं उनसे बहुत अच्छा परिचित रहा हूँ, मिलता भी रहा हूँ राज्यसभा के सभापति के रूप में भी। पहले भी मैंने उनको डिप्लोमेट में भी उन कंट्रीज़ में जहाँ वो थे, या यूएन में भी थे, एक दो बार वहाँ भी उनको देखा है काम उनका। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये सवाल अभी अधूरा है जिस पर वो बताए कि सेकुलरिज्म नहीं है। उस सरकार में, जिस समय में वो, मैंने उनकी प्रिय सरकार थी, या जिस समय वो बनाए गए थे, उस समय में सलमान खुर्शीद भी, जो उनके भी बड़े प्रिय हैं, डॉक्टर हुसैन की फैमिली से वो भी रहे हैं, और इनका भी पारिवारिक उनसे रिश्ता रहा, तो ये क्यों नहीं कहा कि उनके मंत्रालय के समय में कुछ जो काम नहीं हुआ अल्पसंख्यकों के लिए, तब क्या हुआ, तब उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। एज ए चेयरमैन वो तो इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, वो सदन में इस बात के लिए 6 दिन की बहस करवा सकते थे, 3 दिन की बहस, 24 घंटे की बहस, कुछ तो कहते कि भाई ये अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मुझे उनके भाषणों में बाद में उन्होंने जो बोला हो, वो कमीशन में, माइनॉरिटी कमीशन में भी रहे। और मैं फिर, चूंकि आगे और वक्ता भी आने वाले हैं, आप एक बात को ध्यान दीजिए, आपने पुस्तक देखी हो, पढ़ी है, कि उन्होंने तरीके से 2002 के दंगों का भी कुछ जिक्र किया जब माइनॉरिटी कमीशन में वो रहे। फिर उसके बाद मोदी जी से जो उनका एक अपना एक थोड़ा, उनको कैसे बिल पास नहीं हो पा रहे थे, और जब मोदी जी ने सामान्य रूप से सभापति के नाते उनसे आग्रह किया कि भाई क्या बात है, जब दूसरे पहले के सदनों में तो ऐसा होता था, नहीं ठीक है, जब उन्होंने कहा नियम मैंने बनाया, लेकिन हमने देखा है, और रिकॉर्ड आपने तो जिक्र किया कि आप देखिए ये सब रिकॉर्ड है, लेकिन सही बात यह है कि उनके कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब फटाफट मिनटों में ही बिल पास हो गए। और जब मोदी जी के कार्यकाल में, जब जो सेंसिटिव इश्यूज थे, जब उन पर बात हो रही है, उनको पास करते समय वो कहते थे भाई इसमें शोरगुल में अनुमति नहीं मिलेगी। तो एक एजेंडा उनके दिमाग में रहा है, पुस्तक का लक्ष्य भी यही है। जी बिल्कुल, और वही उनको सबसे बड़ा ही लगता था। लेकिन मेरा सवाल, मेरा दरअसल मेरा आरोप भी एक मेरा आरोप भी करते थे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मतलब आलोक सर, मैं एक चीज बताऊं, आलोक जी, जब हम लोगों को उनका राजनीतिक विरोधी कौन है, मोदी पर आरोप, कांग्रेस, वो उनकी पॉलिटिक्स है, मेरे को उससे मतलब नहीं। मेरे को बस उस चीज से दिक्कत थी जब बार बार ये कहा जाता मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान असहज है, मुसलमान में असुरक्षा की भावना है। मैं उनसे 40 मिनट में कम से कम 40 बार उनसे मैंने हाथ जोड़कर पूछा कि आप मुझे एक वजह तो बता दीजिए, आप मुझे एक वजह बता दीजिए कि आपकी इस बात का आधार क्या है कि मुसलमान डरा हुआ है। मैंने कहा आप खुद मुसलमान हैं, क्या आपको आपके धर्म की वजह से देश ने कहीं, मतलब आपको कि वो चीजें नहीं दी, आप तो टॉप पर है, सराखों पर आपने को बिठाया क्या? वो मुझे एक वजह नहीं दे पाए। मैं वो छोटा सा एक हिस्सा सुना देता हूं, उसके बाद डॉक्टर आरती टिक्कू सिंह मैं आपके पास आऊंगा और जफर इस्लाम मैं आपके पास आऊंगा। का तो धर्म नहीं होता ना सर, लिंचिंग होती है विद सर्टेन दिस थिंग। वो उसका जिक्र आपने भी किया कि आपके कार्यकाल के आखिरी 2 हफ्तों में कई तरह की स्टेटमेंट्स रही जिस वजह से थोड़े विवाद हुए, आप जानते हैं।
वो चाहे एक दिन पहले इंटरव्यू हो या नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर हुई? According to my reading of the media, जी जी because I do nothing more now, जी जी it is there very much so. अभी जब भी पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर? लिंचिंग होती है with a certain this thing. Don't try to be innocent नहीं, that तो you do lynching not का- understand what lynching means. नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है। आप मुझे बताइए ना। नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग हुई You है। are very well versed in it, well and good. As a good media person, your being well versed on these matters is good. तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर भाई, कि मैं मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है। बिल्कुल है। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात कही? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित। इसलिए कि हैं। यकीन मानिए कोई जवाब नहीं था। 40 मिनट तक मैं पूछता रहा, एक वजह बता दीजिए, एक वजह बता दीजिए, एक वजह बता दीजिए, क्यों आप कहते हैं मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान डरा हुआ है? आप शुरुआत से कहते आ रहे हैं, आप देश के उपराष्ट्रपति रहे, वो एक वजह मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा लिंचिंग। मैं कहा लिंचिंग तो भाई महाराष्ट्र में 2 साधुओं की पीट पीट कर, मतलब वहां पर लिंचिंग हो गई, तो क्या हिंदू असुरक्षित हो गए? जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं, जफर भाई, आप तो खुद उस धर्म से हैं, मुस्लिम हैं आप, आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं या मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान असुरक्षित है, या ये मुसलमान डरा हुआ है वाली दुकान चलाई जा रही है? दरअसल मुसलमान अगर सशक्त हो गया तो वोट देना बंद कर देगा, इसलिए इनको डरा के रखो, डरा हुआ डरा हुआ डरा हुआ है, ये दुकान चलती रहती है। किस चीज की दुकान होती है जाफर भाई? देखिए, जो आज़ादी के बाद की जो राजनीति रही है कांग्रेस की, उससे मुसलमान समाज को कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसका पूरा नज़रिया जो है उसी तरह से देखा जाना चाहिए। इसलिए कि वोट बैंक बना रहेगा उसी वक्त जब किसी ना किसी चीज़ का उसके दिमाग में डर पैदा किया जाएगा। तो बार बार ये डर पैदा किया कि भाई अब मोदी जी आएंगे, मोदी जी की सरकार, मैं अपने कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ और खुल के बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। जब कुछ नहीं हुआ तो अब जो लोग बेनिफिशियरीज रहे हैं उस सरकार के और कई ओहदेदार रहे हैं और पोजीशन पे रहे हैं, उन पर दबाव भी कांग्रेस पार्टी डालती है कि कुछ ऐसा कहिए ताकि कुछ सेंसेशन हो, कहा कि वोट बैंक जो है हमारा और थोड़ा स्ट्रेंथन हो, हमारी तरफ जो बिखर रहा है वोट, मुस्लिम समाज धीरे धीरे जो है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है। आज देखिए जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है बीजेपी का मुस्लिम समाज में बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है इसलिए कि उन्होंने देखा कि भाई जितने वेलफेयर स्कीम है उस वेलफेयर स्कीम में मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। कभी कोई भेदभाव के साथ नहीं वेलफेयर स्कीम, सरकार जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भेदभाव नहीं करती है। अगर डेवलपमेंट होता है तो उसमें मुस्लिम समाज का फायदा होता है, अगर वेलफेयर स्कीम आती है सरकार की मुस्लिम समाज में भी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ये उन्होंने, मैं कल भी कहीं स्पीच दे रहा था, मैंने कहा कि अगर हाथ बढ़ाने से कोई हाथ पकड़ता तब मजबूत रहता है, ऐसे हाथ बढ़ाइए तो कुछ नहीं रहता। सरकार बार बार आगे बढ़ के हाथ बढ़ा रही है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो आज भी एक अंधेरे में और डर और भय भाव इनके डराने और भड़काने में, गुमराह करने में कहीं ना कहीं मुलविस रहती है और अपने आप को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। वो गलत है, इसलिए कि जब आप बढ़ेंगे, सरकार ने हर वो चीज़ की है जिससे आपको फ़ायदा हो, कम्युनिटी स्ट्रांग हो, कम्युनिटी के हर वो चाहत जो है उसको पूरा कर रही है। तो कम्युनिटी क्यों इस तरह से किसी को आइसोलेशन में रह के किसी एक पार्टी के खिलाफ काम करना चाहती है? और यही चाहते हैं ये लोग, ऐसा डर पैदा करना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम समाज को कोई डर नहीं है। मैं खुद यहाँ पर, और मैंने यही स्पीच में भी कहा था, और मैं किसी से भी कॉन्फ्रेंट कर सकता हूँ और एग्जाम्पल दे सकता हूँ इतने सारे के उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं एक्सपीरियंस, इससे फायदा क्या होता है? 1 सेकंड, 10 सेकंड से बात बोल देता हूँ, 10 सेकंड सिर्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए जफर भाई, कंप्लीट कर लीजिए भाई। 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चूंकि आपके प्रोग्राम को बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 सेकंड और, कि आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए। ये डर भाई जो आप अपने आप में खुद को सेल्फ इम्पोज
या इन लोगों के जैसे भड़काव में और बहकावे में जो आ रहे हैं, आप देखिए तो अपना एक्सपीरियंस कीजिए। हमने तो एक्सपीरियंस किया, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ अच्छा ही है, कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसको हम जिक्र भी कर सके। आपने तो एक्सपीरियंस नहीं किया और आप जो ना देखा, सिर्फ सुनी बातें और डराई वाली बातों में आप आके इस तरह के बयानात, ऐसे बड़े बड़े लोग जो बेनिफिशियरी रहे उस सरकार के, उनकी बातों में मत आइए। खुद एक्सपीरियंस कीजिए, तब आपको महसूस होगा कि कितने गुमराह और कितने अंधेरे में आप रह रहे थे। और इसलिए मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू अपील कर रहा हूँ कि कोई डरता नहीं है, पहली बात तो कोई डरता नहीं, लेकिन ये डराने की कोशिश करते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कीजिए, डिस्कार्ड कीजिए। ये आपके दुश्मन हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी प्रोमिनेंस के लिए करते हैं। अगर आपको करना है अपने लिए कुछ, आगे बढ़िए, खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू आपने मुझे थोड़ा डॉक्टर आरती टिक्कू। अच्छा, मेरे साथ राशिद अलवी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। राशिद अलवी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तस्लीम अहमद रहमानी भी हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आरती टिक्कू सिंह, इससे फायदा क्या होता है अगर इस तरह से बताया जाता है? वैसे तो ये झूठ एक्सपोज हो जाता है। वो एक रीजन मुझे नहीं दे पाए, एक वजह वो मुझे नहीं बता पाए कि क्यों उनको लगता है कि मुसलमान डरा हुआ है, या भारत जो है, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए असुरक्षित, हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे तो मैं सवाल हमेशा पूछता हूं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा प्यारा, खूबसूरत या सुरक्षित मुसलमानों के लिए कौन सा मुल्क है? एक कोई बता के दिखा दे। जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं, ट्वीट करिए, मैं आपकी ट्वीट पढ़ता हूं। हिंदुस्तान से ज्यादा खूबसूरत, प्यारा, सुरक्षित, टॉलरेंट, सेकुलर मुल्क पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिहाज से कौन सा है? कौन सा है? कोई बता देना। वो कहते हैं हिंदुस्तान असुरक्षित है, बता दे हिंदुस्तान से ज्यादा कौन सा मुल्क है सेकुलर या सुरक्षित मुसलमानों के लिए? स्वर्ग है हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए, लोग कहते हैं। आरती टिक्कू सिंह, मकसद क्या होता है इसके पीछे, डराने या डरी हुई दुकान चलाने के पीछे मकसद? डॉक्टर आरती टिक्कू। अमन, सबसे पहले तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जो आपने इंटरव्यू फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के साथ किया, वो एक एग्जाम्पल है सही जर्नलिज्म का वाकई में। क्योंकि जिस तरह से टेलीविजन जर्नलिज्म में कुछ साल से कितनी सारी एक वो जो स्क्रीमिंग मैचेस होते हैं और जिस तरह से बहुत ही बुरे तरीके से इंटरव्यूज होते हैं, उससे बिल्कुल हटकर आपने एक एग्जाम्पल खड़ा किया जिसमें आपने बहुत कठिन सवाल पूछे, बहुत करेज के साथ सवाल पूछे, लेकिन बहुत तमीज के साथ सवाल पूछे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, ये जो वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के जो जवाब थे वो बहुत ही मैं कहूंगी अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि उन्होंने एक तरह से तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की जो एक पोजीशन है उसकी उन्होंने इंसल्ट की है जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए। एक बिल्कुल राजनेता की तरह, बिल्कुल जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे जो राजनीति करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं का जो के खून की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, उस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके जो उन्होंने जवाब दिए, मैं कहूंगी कि उन्होंने वाकई वाइस प्रेसिडेंट का जो एक पोजीशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में, उसकी तौहीन की है। तीसरी बात कि उन्होंने आखिर ये क्यों किया, या इससे फायदा क्या होता है कि वो एक ही जो नैरेटिव चल रहा है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इनसिक्योर है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने डे 1 से ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी प्रवक्ता जो यहाँ पे है उनको बोलने दूंगी, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं कहूंगी कि जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब आप वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स छोड़ के अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस का तो ये रहा है कि उन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स किया, मैं कहूंगी कि ठीक है बीजेपी ने जो है हिंदू अपीसमेंट पॉलिटिक्स किया, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर है या वाइस प्रेसिडेंट है तो उस वक्त आपको सब पार्टी का पॉलिटिक्स एक तरफ छोड़ के आपको अपनी जो कुर्सी है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी जो मैं कहूंगी सिग्निफिकेंस है, जो उसकी सैंक्टिटी है उस कुर्सी की, आप उसको बरकरार करिए और सबके बारे में बात करिए। वाइस प्रेसिडेंट को आपने बहुत मौके दिए ये बोलने के लिए कि हाँ हिंदुओं को भी असुरक्षित वो महसूस कर सकते हैं,
मैं कश्मीरी पंडित हूँ। सबसे बड़ा जो एथनिक क्लेंजिंग जेनोसाइड हुआ 1947 इंडिपेंडेंस के बाद, वो कश्मीरी हिंदुओं का हुआ। 4 लाख कश्मीरी हिंदू बेघर हुए, हमारे इतने सारे कश्मीरी पंडित मारे गए। हम लोगों के साथ जो 30 साल अभी भी हम अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं, अभी भी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो वो एक वाइस प्रेसिडेंट के होने के नाते उनको फर्ज नहीं बनता था कि वो उन लोगों के बारे में भी बात करें जिन लोगों ने पिछले 30 साल में ये सहा है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये लोग खेल रहे हैं। क्या उनको ये शोभा देता है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी, सिर्फ मुसलमानों की बातें करे? उनको तो हिंदुओं की बात भी करनी चाहिए थी, उनको तो सिखों की बात भी करनी चाहिए थी, उनको तो दलितों के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर थे? क्या वो सिर्फ मुसलमानों की वाइस प्रेसिडेंट? नहीं, फिर वो कम्युनल हो जाते। डॉक्टर आरती टिक्कू, ये थोड़ा सा इससे अलग है राय। असल में इस तरह का नैरेटिव फ्लोट किया गया है कि अगर जो मुसलमानों की बात करेगा वो तो सेकुलर है, जो हिंदुओं की बात करेगा वो कम्युनल हो जाता है। तो जब मुनव्वर फारूकी की स्टेटमेंट आती है, या वो तनिष्क का विज्ञापन आता है, या तांडव को लेकर जो सीरीज आती है जिसमें हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट किए जाते हैं, अब उस पर अगर मैं डिबेट कर रहा हूं तो हिंदू आस्था मजाक है क्या? जब आप तांडव में इस तरह के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप जो है इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते, तो वो कम्युनल है। लेकिन अगर मुस्लिम को लेकर, उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर मैं डिबेट करूंगा तो मैं सेकुलर हो जाऊंगा। ये इस तरह का एक माइंडसेट जो है वो बना दिया गया है। मैं राशिद अलवी आपके पास आऊं, लेकिन सेकुलरिज्म को लेकर क्या सवाल मैंने पूछा और क्या जवाब दिया, एक बार वो सुन लेते हैं। उसके बाद राशिद अलवी और तस्लीम अहमद रहमानी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पहले एक छोटा सा चंक इंटरव्यू का सेकुलरिज्म को लेकर। आपकी किताब में कुछ अंश जो मेरे को समझ में आए, आपने इसमें एक सेकुलरिज्म को लेकर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने लिखा, द टर्म सेकुलरिज्म इटसेल्फ has almost disappeared from the government's official vocabulary। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम, ये उनका आपने अगर लिखा है तो मैंने लिखा है नहीं है। As a citizen, I look at it, I find that something which was very much a part of our vocabulary, public and political, doesn't seem to be। अभी अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं आपको बता दूंगा कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार नहीं इस्तेमाल हुआ। सेकुलरिज्म का मतलब आप समझाना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सर, जैसे आपने कहा कि सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में अब नहीं रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं था सेकुलरिज्म जैसे वन साइडेड था, धर्मनिरपेक्षता जैसे वन साइडेड था? अभी हाल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी तांडव को लेकर क्या कुछ हुआ, तांडव में कैसे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। नहीं, मैं बस आपसे, अब अवेकनिंग नहीं है कि अब जो है सेकुलरिज्म वन साइडेड नहीं है। सेकुलरिज्म को लेकर जैसे तांडव में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मुनव्वर फारूकी को लेकर भी ऐसे जो मजाक उड़ाया गया, क्या हुआ? जी मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तो, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अब चीजें बदल रही हैं, अवेकनिंग है। पहले वन साइडेड था शायद। सर सुनिए, ये आपका व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर व्यू एज ए सिटीजन। जी समझे साहब, but the crucial point is, if you had read my book carefully, you would have seen that most of my this thing on the subject, commentary on the subject, emanates from the Bommai judgment. Bommai judgment is a Supreme Court judgment. जी, उसको देख लीजिए, मैंने उसके आगे कुछ नहीं कहा है। I have not written something which is other than it's not my invention, it's a Supreme Court ruling. I have also said that what went wrong beyond that, समझे? For example, देखिए हाल के दिनों में एक और एग्जांपल आया था, तनिष्क के विज्ञापन को लेकर सवाल उठाए गए थे, तो कहा गया कि ये सेकुलरिज्म जो है खतरे में आ जाता है, इस तरह से सवाल नहीं उठाने चाहिए। फिर विज्ञापन को फिर जो है वापस वो तमाम चीजें हुई। असल सेकुलरिज्म तो वो है ना कि भाई हिंदू सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा जाए, वो है ना सेकुलरिज्म। तांडव में अगर आप इस तरह के दृश्य डाल रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस तरह से आप धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते, वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से मुस्लिम थोड़े ना, सेकुलरिज्म तो सर धर्म संभाव, मतलब सबकी बात। राशिद अलवी जी, गलत कह रहा हूं मैं या अब अवेकनिंग है, चीजें बदल रही हैं? राशिद अलवी, देखिए मैं एक बात कहूंगा, हामिद अंसारी इंतहाई सेकुलर आदमी है,
और शायद आपको अंदाजा नहीं है, उनका इतिहास नहीं मालूम। उनके फोर फादर्स फ्रीडम फाइटर्स रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। उनके डॉक्टर अंसारी के घर पे कांग्रेस पार्टी और फ्रीडम फाइटर्स की दरियागंज में भीड़ लगी रहती थी। ये इतिहास है। और सेक्युलरिज्म की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हामिद अंसारी साहब को छोड़ दीजिए। जब जापान हमारे देश के प्रधानमंत्री गए नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी ने वहां गिफ्ट की गीता, तो उन्होंने कहा कि मैं गीता गिफ्ट कर रहा हूं और मेरे देश के अंदर सेकुलर लोग कयामत बर्पा कर देंगे। पूछिए प्रधानमंत्री से, क्या वो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं? क्या वो सेकुलरिज्म को नहीं मानते? क्या उन्होंने पार्लियामेंट का मेंबर बन के और प्रधानमंत्री बन के शपथ नहीं ली है सेकुलरिज्म की और संविधान की? तो आप हामिद अंसारी पे सवाल उठा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा है, और अब हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट नहीं। एक किताब लिखी है उनके ऑब्जर्वेशंस, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? तभी से ये क्यों से उठ रहा है कि मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? तभी से क्यों उठ रहा है कि सेकुलर है कि नहीं है? ये पहले तो कभी नहीं उठा सवाल। अटल जी की सरकार में नहीं उठा, किसी की सरकार में नहीं उठा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में क्यों उठ रहा है? मैं जब असल में ना राशिद अल्वी जी, क्योंकि 14 के बाद ना हिंदुओं की भी बात होने लगी, शायद इस वजह से। आप गलत नहीं, देखिए एक बात कहूं, जो बात आप कह रहे थे, एक मिनट, तांडव की बात आप करते हैं, सेक्युलरिज्म, भाई कोई मुसलमान नहीं करता है ऐसी बातें। जो फिल्म बनाते हैं वो भी हिंदू हैं, डायरेक्टर वही है, स्टोरी वही लिख रहे हैं। वो हिंदू की बात करें कि मुसलमान की बात करें, उनसे पूछिए ना। हिंदुस्तान के कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कम्युनल बात की है? नहीं, आप तांडव के केस में कम से कम ऐसा नहीं कह सकते। के खिलाफ बात करते। अगर आप तांडव के केस में आप कह रहे हैं तो वो दोनों जो किरदार निभा रहे थे राशिद अल्वी जी, वो और जिन्होंने माफी मांगी है, वो दोनों शांति प्रिय दूसरे धर्म से हैं, और दोनों की इतनी हिम्मत थी कि गाली और माता सीता और प्रभु राम को लेकर वो सब कहा गया। ये अगर उल्टा होता ना तो कमलेश तिवारी हो जाता। सर, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये चीजें उल्टी होती हैं तो शार्ली एब्दो आतंकी हमला हो जाता है। अमन साहब, जी टीवी पे आप वो दिखाएंगे जो आपका मालिक कहेगा। अमन की कोई हैसियत नहीं है। एंकर वो करेगा जो टीवी चैनल के मालिक बोलेंगे, और आप देख रहे हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि जब एक एंकर एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाता है तो उस चैनल की बात करता है। एक्टर भी वही है, एक्टर भी वही है। एक्टर से जो डायरेक्टर कहेगा, प्रोड्यूसर नहीं, मैं जितने मर्जी चैनल बदल दूं, मैं देश को गाली तो नहीं देने लग जाऊंगा ना। मैं जितने मर्जी चैनल बदल लूं राशिद अल्वी जी, मैं मुसलमानों को लेकर अभद्र टिप्पणी तो नहीं करने लग जाऊंगा ना, या मैं मोहम्मद साहब को लेकर तो कुछ उल्टा नहीं कह सकता ना, कहना भी नहीं चाहिए ना, हिम्मत होनी चाहिए किसी की। वो सेकुलर, मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो तांडव में हुआ राशिद अल्वी जी, अगर वो उल्टा होता तो शार्ली एब्दो, कमलेश तिवारी क्या क्या हो जाता। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये अवेकनिंग है। अब लोग समझ रहे हैं कि हिंदुओं की बात करना भी सेकुलरिज्म है। अमन, मुझे बोलने देंगे एक मिनट? अगर आप सेकुलरिज्म बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए ना सर, बिल्कुल बोलिए सर। अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो जापान के अंदर प्रधानमंत्री के उस बयान का क्या मतलब है? और अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये जो हर रोज बीजेपी के नेता बोलते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो, इसका क्या मतलब होता है? बीजेपी के किसी नेता ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? प्रधानमंत्री ने एक जुमला बोला कि मैं बीजेपी से निकाल दूंगा इन लोगों को। उत्तर प्रदेश के अंदर सीए का एजुकेशन हुआ, कोर्ट खिलाफ है, उनके फोटो लगा दिए आपने दीवारों के ऊपर। इस सरकार के अंदर पूरी कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को डराया जाए। ये अलग बात है कि मुसलमान डरने वाला नहीं। इस धरती पर, इस मिट्टी में उसका लहू शामिल है, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में शामिल है। हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों का है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, ये बड़ा टेम्परेरी फेस है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं है कि सत्ता आती और जाती रहती है, ये परमानेंट नहीं है। क्या आपने नारे नहीं सुने आरएसएस के? क्या हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे? कहां गया सेक्युलरिज्म? किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं फिर आप? जब ऑफिशियल लोग
जिनके हाथों में देश की सत्ता है वो ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, वो ये कहेंगे इन लोगों को पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, कहां सेक्युलरिज्म रह गया मेरे अमन भाई? ये सेक्युलरिज्म। अमन भाई एक मिनट जवाब दे दो। अमन भाई देश के अंदर जरा 10 सेकंड। जब कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताया जाता है तो सेकुलरिज्म हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि देश के संसाधनों पर पदाधिकार मुसलमानों का, तो सेकुलरिज्म हो जाता है। जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम पार्टी, अब मैं सर उस डिबेट में, अच्छा ठीक है, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ गए मेरे साथ और सलीम अहमद रहमानी भी है। जफर इस्लाम एक बार जवाब देना चाह रहे हैं राशिद अलवी आपको, एक बार जवाब सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं राशिद अलवी साहब से कह रहे हैं कि देखिए किस वक्त आप गलत तरीके से गलत चीजों को पेश करते हैं, वो उसका मुजाहरा आपने अभी फौरन किया। आपको जब टांडव की बात आई तो उसी तरह से आपको उसके खिलाफ कहना चाहिए था, उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उससे इनकार किया। ये आप में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म जो आप दलील दे रहे हैं उसमें आपकी कमी है। नहीं बिल्कुल, एक मिनट रुकिए, मैंने बीच में टोका नहीं, फिर आपको बताता हूँ जी। एक मिनट पर आप एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप मेरा जवाब दे दीजिएगा। जब देश के लोग ऐसे डराते और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक बन के रहो, तब आपको एक मुस्लिम की हैसियत से कहना चाहिए कि देश के एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब मुस्लिम समाज के सभी लोगों को सब पार्टी का दामन थामना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ क्यों ऐसे खड़े रहते, क्यों नहीं कहते हैं कि जब 100% वोट कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी के खिलाफ दो, सिर्फ बीजेपी को क्यों? तब आपको कहना चाहिए था अगर बहैसियत सेकुलरिस्ट कि देखिए भाई ये गलत तरीका है एक डेमोक्रेसी में, इस तरह से जिस तरह से हम आप पेश कर रहे हैं डेमोक्रेसी मुस्लिम समाज को, वो गलत है। मुस्लिम समाज को भी पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पूरा हिस्सा लेना चाहिए, ना कि कांग्रेस का वोट बैंक बन के रहना चाहिए। आप डिमांड तो सब कुछ करते हैं, लेकिन कमांड जब करने की बात आती है तो वही कमांड करते हैं जिसमें आपका और आपके पार्टी का फायदा है, और इसीलिए मुस्लिम समाज सफर कर रहा है। आगे भी अगर आप इस तरह की जब तक चेंज नहीं करेंगे, मुस्लिम समाज सफर करता रहेगा। मुस्लिम समाज को आगे आने बढ़ने दीजिए, उनको भी एक्सपीरियंस करने दीजिए। जैसे मैं कहता हूं, लेकिन शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जाता है राजीव सरकार की तरफ से। मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं की जाती ना, मुस्लिम की बात की जाएगी, मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं होगी। तलाक़े बिद्दत को लेकर मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं होगी। जब शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा राजीव सरकार की तरफ से मौलानाओं के दबाव में। सर मैं एक मिनट आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक और तस्लीम अहमद रहमानी, दोनों का एक कमेंट बहुत देरी से उनके पास आ पा रहा हूं, माफी के साथ। अच्छा हाँ, बोल दीजिए राशिद अली, आप बोलिए पहले, चलिए बोलिए सर, बोलिए। एक तो मैं आपसे बोलिए सर, बोलिए राशिद अलवी जी, आप बोलिए। मैंने तांडव की कोई हिमायत नहीं की है, अपने अल्फाज मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने तो देखी नहीं तांडव, उसकी मुखालफत और हिमायत का तो सवाल ही क्या उठता है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कांग्रेस मुसलमान की बात करते हैं, अरे भाई किसने ये बयान दिया कि सिर्फ मुसलमान हमें वो वोट दें? हम इस देश के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के अंदर भी रहे हैं। मुसलमान कितना बेचारा है इस देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सबने वोट दिया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं अजीज दोस्त, बीजेपी के नेता, मुसलमान कितने भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आपने कितने टिकट दिए मुसलमानों को? आप जैसे 2-3 मुसलमान बीजेपी रखती है और मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है। मैं जवाब देता हूं। सुन लीजिए पहले मेरी बात। अमन भाई मुझे 10 सेकंड देना पड़ेगा आपको। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। हिंदुस्तान भर के अंदर कितने असेंबली के टिकट और पार्लियामेंट के टिकट आपने दिए हैं? सिर्फ 2-3 मुसलमान आप दिखाने के लिए रख देते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी क्या अभी जवाब देता हूं, सिवाय मुसलमानों के खिलाफ बयान करने के। अच्छा हाँ, पहले सुन लीजिए तब बयान दीजिए। नरेंद्र मोदी जी जवाब 10 सेकंड, आज ये मौजूद है तो जवाब दे भाई, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब। इस बात का नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपने कह दी, उसका जवाब तो ले लीजिए। मैं तो बहुत 10 सेकंड में जवाब दिया था आपको। सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप स्पीच थोड़ी दे रहे हैं, जवाब दे दीजिए। स्पीच थोड़ी दे रहे हैं आप भाई। आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब तो ले लीजिए। बात मत करो भाई, आरएसएस की तरह बात मत करो, पहले मेरी सुनो, फिर आप जवाब तो सुन तो लीजिए, तब जवाब दीजिए ना आप मुझे। पहले सुनिए तो सही। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जी मीडिया से कहिए कि अपना कैमरा लेके चले, सड़कों पे चलने वाले मुसलमानों से पूछते हैं क्या उन्हें विश्वास है नरेंद्र मोदी पे? सबका विश्वास कहां से हासिल कर लिया? आपने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे विश्वास पैदा हो सके। आप सिर्फ नारे लगाते और आपके जितने नीचे के नेता हैं सब मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं।
कोई सेकुलर बात नहीं करता, मैं जवाब देता हूं। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। मैं जवाब आप देता हूं। बंगाल में क्या कर अमन रहे भाई हैं? जरा आप हमें जवाब तो दे बंगाल दीजिए। के अंदर अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट में आगे बढ़ रहा हूँ मैं। राशिद अलवी, आपने पूछा बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए क्या किया आज तक? अभी बोल पाए तो मुझे जवाब नहीं, एक मिनट, कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए क्या किया आज तक? मुझे ताज्जुब है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का कहने वाले मनमोहन सिंह ने या कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया आज तक? आप एक बात बताइए, बता देश दीजिए। के अंदर सरकारी, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। अरे भाई दे रहा हूं बोलिए। जवाब। देश के अंदर अमन भाई मुझे आज 10 सेकंड दे दीजिए। सरकारी नौकरियों के अंदर, जुडिशरी के अंदर मुसलमान कितने? सब हिंदू हैं। वो कांग्रेस की सरकार के जमाने में तो बने हैं सारे के सारे। मुसलमान कहां है बताइए मुझे? सरकारी नौकरियों में 1.5% नहीं है कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के जमाने में। और डॉक्टर नहीं, तो यहाँ मनमोहन नौकरियां सिंह मिल रही हैं की तो बात ये कर थोड़ी रहे ना हैं। कहा जाता कि हिंदुओं को नौकरियां दी जाएंगी। धर्म वो देकर नौकरियां बयान- थोड़ी ना दी जाती हैं। धर्म, वो तो अपीजमेंट की बात कर रहा था, मैं तुष्टिकरण की बात कर रहा था। आप कह रहे हैं बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? जवाब देने दीजिए मुझे। आप सवाल आपने हो गया हिंदुओं के लिए क्या किया? एक मिनट, डॉक्टर रज़ी आलोक और तस्लीम अहमद रहमानी का कमेंट बहुत जरूरी है मुझे। मैं एक मिनट, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, तस्लीम अहमद रहमानी, तस्लीम अहमद रहमानी और डॉक्टर रज़ी आलोक। मांग लूंगा, लेकिन मुझे जवाब देने दीजिए। 10 सेकंड अमन भाई, इस बात का जवाब देना जरूरी है। ये अधूरा सवाल रहना बोलिए, सही नहीं जफर है। इस्लाम किसी बोलिए। भी discussion तस्लीम के अहमद लिए रहमानी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, बहुत देरी से आपके पास आ रहा लोगों हूँ। की कोई डॉक्टर रज़ी जरूरत ही आलोक, नहीं पहले थी। जफर इस्लाम। कांग्रेस और बीजेपी को आप बुला लेते, खाली हम लोगों की कहना क्या चाहता जरूरत हूं। थी? तस्लीम भाई, आज मैं आपसे माफी मांग रहा हूं नहीं, इनके नहीं, बिहाफ से। बीजेपी मैं से इसका नहीं है सर, जवाब वो देना राशिद जरूरी अली है, बीजेपी क्योंकि से नहीं है। कांग्रेस रहमानी साहब आ रहा परिवर्तन हूं। उठाया। हाँ बोलिए 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 बोलिए, जल्दी से जफर भाई, जल्दी बोलिए। राशिद साहब, आप एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप एक पहलू को बहुत आसानी से देखते हैं, दूसरा पहलू आप बिल्कुल गायब कर जाते हैं। एक जो सही या सच्चा इंसान होता है ना, वो दोनों पहलू देख के कोई किसी चीज का मुतालबा करता है या ऑब्जर्वेशन देता है। आपसे मैं पूछता हूं, कितने मुस्लिमों ने वोट दिया बीजेपी को? क्या आपका इसका जवाब है? कितने मुस्लिमों ने बीजेपी को हराने के लिए कोशिश की है? क्या इसका जवाब है? और आपने उसमें कभी आवाज उठाई? मैं आवाज उठाता हूं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। मैंने सब, आप झूठ को ताक पे रख के मैं बीजेपी ज्वाइन करके मुझे एहसास हुआ कि जितने लोग भी मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग कह रहे थे वो सब में झूठ था, सच्चाई नहीं थी। आप मुस्लिम जुड़े तो सही, आप पार्टी के साथ जुड़ते नहीं हैं, आप वोट देते नहीं हैं, आप बार बार उसका बहिष्कार करते हैं, आप हराने के लिए करते हैं। किसी समाज में, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है जहां आप इस चीज के बारे में आप इख्तिलाफ नहीं करते। अब तस्लीम अहमद रहमानी और डॉक्टर अजय आलोक, आपको हर तरह का सबका ऑडियो बंद है अभी के लिए। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी और अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, आप दोनों मेरे साथ हैं। माफी के साथ बहुत देरी से आपके पास आया। तस्लीम अहमद रहमानी, सीधा सा सवाल है, आप डरे हुए हैं, आप असुरक्षित महसूस करते हैं सर? आप भी? तस्लीम अहमद रहमानी, देखिए अमन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने जुर्रत की हामिद अंसारी साहब के पास जाके इंटरव्यू करने की, और हामिद अंसारी साहब की भी हिम्मत है कि उन्होंने आपको इजाज़त दी कि आप जाके उनका इंटरव्यू करें। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि एक लफ्ज़ है असुरक्षित, गैर महफूज होना, दूसरा लफ्ज़ है डरा हुआ होना, खौफजदा होना। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं हामिद अंसारी साहब अभी शायद काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, काफ़ी पीछे सोच रहे हैं। मैं 2021 में जी रहा हूँ, मुझे 2021 के ही एहसासात होंगे। आज के देश में, भारत में असुरक्षित पूरा का पूरे देश है, अकेले मुसलमान नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है आपके सामने, आप रिपोर्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि खौफजदा सरकार है, आवाम से डरी हुई सरकार है। लोग नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, लोग मुतालबा कर रहे हैं। उससे जो खौफ है वो सरकार के अंदर है, और उस खौफ को सरकार जाहिर कर रही है दमन के जरिए। अब असुरक्षा क्या है उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पिछले 24 घंटे में दिल्ली की पुलिस ने 4 जगह वेन्यू चेंज करवाए हैं। हर जगह जाके दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न दे, और चौथी जगह जब आज 3 बजे, अभी 2 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने पहुंच के मीडिया को अंदर जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की। असुरक्षा यह है कि आप ही की तरह 3 जर्नलिस्ट, उसमें सिर्फ एक ही मुसलमान है, वो आपके धर्म की वजह से ऐसा कर रही है दिल्ली पुलिस, और राजदीप सर, आपको लगता है क्योंकि आप उनके धर्म की वजह से दिल्ली पुलिस आपके साथ ऐसा कर रही है? ये धर्म की वजह से नहीं है,
ये धर्म की वजह से नहीं है। जाहिर है कि एक सूफी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले दूसरी सूफी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, उसको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि सरकार के खिलाफ बोल सकती है, उस डर से। तो जो सरकार के खिलाफ है, धर्म नहीं, सरकार के जो खिलाफ है, वो सब निशाने पे है। राजदीप सरदेसाई मुसलमान नहीं है, मनरालनी पांडे मुसलमान नहीं है, सिर्फ जफर आगा उनमें मुसलमान है। मैं ये कह रहा हूं कि देश के लोगों में असुरक्षा की भावना है, बेचैनी है, इस्तराब है, और उस इस्तराब से हुकूमत डरी हुई है और डर की वजह से दमन कर रही है। खैर चलिए, डॉक्टर अजय आलोक, मुझे मालूम नहीं कि आपके नजदीक देखिए सेकुलरिज्म सिर्फ एक लफ्ज में कह के अजय के पास जाइएगा, एक लफ्ज सेकुलरिज्म 3000 साल पुरानी एक इस्तिलाह है जो सबसे ज्यादा इल डिफाइंड है। अभी तक वो ठीक से डिफाइंड इस्तिलाह नहीं। आप अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपने हक में इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, अजय आलोक, मुझे वाइंड अप करना है। अजय आलोक, आपका फ्लोर है, आप बोलिए। सेकुलरिज्म आज के हिंदुस्तान में 14 के बाद खतरे में आ गया, खत्म हो रहा है सेकुलरिज्म। डॉक्टर अजय आलोक। अमन, सबसे पहले तस्लीम रहमानी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिल्कुल इल डिफाइंड शब्द है सेकुलरिज्म। और यहाँ पे आपके पैनल पर बैठे हुए तमाम लोगों को मैं कहता हूं, एक आदमी सेकुलर नहीं है। कहाँ से कोई सेकुलर हो गया? जब मैं किसी धर्म को मान रहा हूं तो मैं सेकुलर कैसे हो गया? सेकुलर हमारे देश का संविधान है जो कहता है कि दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो, दूसरे धर्म को भी समानता से ट्रीट करो। ये कौन नहीं कर रहा है, इस पर देखने की जरूरत है। अभी से नहीं, 1947 से पहले से ये कौन नहीं कर रहा है, किसने इस देश में इस धर्म के आधार पे विषमित राजनीति की, ये देखने की जरूरत है। और हम लोग झूठ मूठ का सारे पॉलिटिशियन हिपोक्रेट बन के बोलते रहते हैं सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है। कोई सेकुलर नहीं है। आप हिंदू धर्म मानते हैं, आप मुसलमान धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, सेकुलर कहाँ से हो गए? आपकी धार्मिक आस्था है साहब। और इसीलिए दर्द होता है जब दूसरे धर्म पे चोट पहुंचती है, किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो सब सेकुलरिज्म का तोला बोला लेके पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं। कौन हम लोग में से यहाँ बैठा हुआ नहीं जानता है कि इस देश के मुसलमान बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, आज से नहीं, आरएसएस को शुरू से नहीं पसंद करते हैं। तो क्यों उम्मीद करते हैं साहब कि बीजेपी आपको पसंद करेगी? ठीक कह रहे हैं जफर इस्लाम, बीजेपी को हराने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों में और भ्रम और नफरत फैलाई जाती है कि बीजेपी से दूर रहो, बीजेपी से दूर रहो। लेकिन तब क्या होता है, जब एक ओवैसी आ जाता है, मुसलमानों को तोड़ने लगता है, तब यही लोग कहाँ चले जाते हैं? तस्लीम रहमानी जैसे लोग, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शाहिद साहब जैसे लोग, अलवी साहब, राशिद साहब जैसे लोग कहाँ चले जाते हैं? वो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताने लगते हैं। अपने स्वार्थ की राजनीति हो रही है। और बाय द वे अमन जी, मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद नहीं दूंगा इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू किया जो पद पे रहते हुए इस देश में पहली बार उसने एक ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया कि मुसलमान खतरे में। एक भारत के उपराष्ट्रपति से इस तरह के लफ्जों की आशंका नहीं होती है। इससे हमारे राष्ट्र का सर नीचा हुआ है। आपने तो इंटरव्यू करके उनकी किताब की पब्लिसिटी कर दी। माफ कीजिएगा, मैं आलोक, लेकिन मेरा मकसद मेरे लिए वो शख्स या मेरे लिए हामिद अंसारी का वो इंटरव्यू करके उनको एक्सपोज करना मेरा मकसद नहीं था। मेरे लिए बस उस नरेटिव को मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। वो जो एक नरेटिव बस्ट करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, जो नरेटिव बना दिया जाता है कि सेकुलरिज्म खतरे में है, 14 के बाद सेकुलरिज्म खतरे में आया, मतलब हिंदुओं की बात करना कम्युनलिज्म हो जाता है, तांडव का विरोध करना कम्युनलिज्म हो जाता है, तनिष्क विज्ञापन का विरोध करना कम्युनलिज्म हो जाता है, मुनव्वर फारूकी जिस तरह के हिंदी सेंटिमेंट को हट किया गया उसका विरोध सेकुलरिज्म हो जाता है, वो कम्युनलिज्म हो जाता है। तो बस वो जो टैगिंग कर दी जाती है ना, उस नैरेटिव को मैं बस्ट करना चाह रहा था। ये मेरा मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.